सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंफर्ट कंडीशंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 4 है, अपना यूनिट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कंफर्ट के बारे में कि कंफर्ट क्या होता है। तो कंफर्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कंफर्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब तो कंफर्ट जोन की बात करें यहाँ पर कि तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कंफर्ट की। तो कंफर्ट को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक माइंड का जो कंडीशन होता है जो कि सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करता है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं अगर इंडोर एनवायरनमेंट की, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो कंफर्ट और जो उनका हेल्थ है वो क्या रहे, एश्योर रहे। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ह्यूमन्स जनरली फील कंफर्टेबल बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो ह्यूमन है जो कि ये क्या फील करता है, कंफर्ट फील करता है कहाँ पर, 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में। और जो RH होती है दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कितनी होती है 40% टू 60%। फर्स्ट कूल द एयर टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद एंड देन हीट द एयर टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कंफर्ट कंडीशन की, तो उसमें मेन जो चीज़ आती है, पहला आता है टेम्परेचर, सेकंड आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है अगर मान लो बारिश का मौसम होता है और अगर चिपचिपाहट है तो वो वाला वेदर आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर RH की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर आगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरलाइज कंडीशन फॉर कंफर्ट येट ब्रॉड आउटलाइंस कैन बी मेंशन। हमको पता है कि एक कंफर्ट कंडीशंस को जो बताना है वो हमारे टफ है, लेकिन फिर भी कुछ आउटलाइंस हैं। ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हमारा यहाँ बात की गई है पर्सनल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं। पर्सनल फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द लेवल कंफर्ट इन ए बिल्डिंग इंक्लूड। ठीक है, तो क्या क्या आएगा उसमें, एज आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, लेवल ऑफ हेल्थ आ जाएगा, क्लोथिंग वॉन आ जाएगा। ठीक है, फिर किस टाइप की एक्टिविटी आप करते हैं, आपका इंटेंसिटी क्या है लेवल का। ठीक है, उसके बाद आगे आपका फूड और ड्रिंक किस तरीके से है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेट किस तरीके से है। ठीक है, जैसे जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको ठंड ज़्यादा लगती है कंपेयर टू किसके, यंगर पीपल के। ठीक है ना, ये तो है ही फैक्ट है। तो वही यहाँ बात की गई है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं। जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में होना चाहिए, जो कि क्वाइट प्लीजेंट माना जाता है। उसके बाद एक RH की बात करते हैं, दैट इज़ 15% टू 70%, जो कि आपको एक बेटर कंफर्ट देती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एयर के मूवमेंट की। तो एयर का मूवमेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राई वेदर के अंदर हो, इट इज़ मस्ट इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है उसके उस टाइम तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, कभी भी हॉट विंड और कभी भी चिल विंड को कभी भी हम क्या नहीं करते, उसको हम वेलकम नहीं करते। हम चाहते हैं कि ना ही कभी गर्म हवाएं चले, ना ही बहुत ठंडी हवाएं चले। ठीक है, फिर हम इसके अंदर बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ह्यूमन कंफर्ट जो होता है वो वेंटिलेशन की क्वालिटी भी डिपेंड करता है किसी बिल्डिंग की। मतलब एक जो बिल्डिंग के बनाई जा रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर जो आपका वेंटिलेशन है उसकी क्वालिटी भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, और वेंटिलेशन जो होता है वो काफ़ी नेसेसरी होता है बिल्डिंग के अंदर, जो कि आपकी स्टेल एयर को क्या करता है, रिप्लेस करता है किससे, फ्रेश एयर से। ठीक है, और जो भी ओवर हीटिंग हो रही होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, हमको पता है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं एज वेल वी ब्रीथ एयर टू लिव, और ये क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है। ठीक है ना, और क्या करती है, जो एयर बॉर्न डिजीज होती हैं उसको क्या करती है, जनरेट करती है। तो वी कैन फॉल इल एज ए रिजल्ट। तो जैसे ये डिजीज़ पैदा करती है या फिर ये एयर बॉर्न डिजीज है वो पैदा होती है, तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। एयर बॉर्न हैजार्ड जो हो गया, जैसे कार्बन मोनोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्गर टर्म की बात की जाए, जो कि जैसे रेडोन 3/8 होते हैं। ठीक है ना, जो कि रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सम टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आती है। ठीक है, तो वही यहाँ बात की गई है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें तो एट हायर टेम्परेचर मोर वेलोसिटी ऑफ विंड आर रिक्वायर्ड फॉर कंफर्ट। नो डाउट कि जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम क्या लगता है, गर्मी बहुत लगती है, तो हमको उस टाइम जो विंड की वेलोसिटी वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कंफर्ट के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कम टेम्परेचर की, तो कंफर्ट कब मिलेगा, जब हमारा जो एयर का मूवमेंट है वो क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा। जब हमारा टेम्परेचर कम होगा तो उस टाइम हम चाहेंगे कि उस टाइम हवा ना चले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एयर की जो वेलोसिटी होती है, अगर वो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो वो हमको नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल एयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक वेलोसिटी है वो 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकंड है, दैट इज़ नॉन एज जेंटल वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, जेंटल वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे। ठीक है, वो भी क्वाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग विंड की, दैट इज़ 0.5 to 1 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। और अगर मान लो 1 से लेकर 1.5 मीटर पर सेकंड के बीच में हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ड्राउटी, तूफान वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी हमारी 1.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी हमको क्या लगेंगे कि उसमें भी हम कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर जो मैंने डेटा बताया है आपको, इस डेटा की टेबल भी बनी हुई है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ देख लेते हैं हम फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ जनरली अग्रीड दैट एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मल कंफर्ट कंडीशन मस्ट कंसिडर द 6 बेसिक पैरामीटर्स, ठीक है ना। अब वो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया टेम्परेचर, सेकंड हो गया रेडिएंट टेम्परेचर, थर्ड इज़ योर ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। फिर एयर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। फिर क्लोथिंग इंसुलेशन हो गया, हीट हो गया। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। फिर हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या है, दैट एनी ऑफ ऑल द 6 फैक्टर्स, जो कि 6 फैक्टर मैंने बताए हैं, ठीक है, कैन इन्फ्लुएंस थर्मल कंफर्ट एंड दैट इज द इंटीग्रेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द 6 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ISO 7726 ने यही बताया गया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो कि स्पेसिफिकेशंस के रिगार्डिंग है, किसके, जो कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको मेजर करती है, ठीक है। और ISO 8996 1990 जो कि लास्ट टाइम रिवाइज हुआ है, उसने ये बताया गया है कि जो आपका हीट प्रोडक्शन होता है उसका जो एस्टिमेशन है एक इंसान के द्वारा, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर, आपके सामने टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो आपके सामने टेबल बनी हुई है, इसके अंदर रूम टेम्परेचर, उसके रिगार्डिंग RH के बारे में बताया गया है, और इसी के रिगार्डिंग डिज़ायरेबल वेलोसिटी जो विंड की होती है कंफर्ट जोन के लिए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए बच्चों, अगर मेरा यहाँ टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो RH है दैट शुड बी 60%, ठीक है, 75% एंड 90%। 60% के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ 0.3 मीटर पर सेकेंड, 75% के रेस्पेक्ट में जो होगी दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, 90% के रेस्पेक्ट में होगी वो कितनी होगी 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है उसके रेस्पेक्ट में RH की वैल्यू कितनी है, दैट कम इन परसेंटेज। और अगर हमारी परसेंटेज के अंदर RH की वैल्यू आ रही है तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटी की, जो विंड की जो वेलोसिटी है जो कि कंफर्ट के लिए डिज़ायरेबल है, उसकी वैल्यू। एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो RH की वैल्यू 75% है, तो आपकी जो डिज़ायरेबल वेलोसिटी है विंड की वो क्या होगी। तो ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ पे आपके सामने 0.3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.7 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बताया अगर 75% है तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा, 60% है तो 0.3 मीटर पर सेकेंड होगा, और 90% है तो 1.7 मीटर पर सेकेंड होगा। आगे चलते हैं इसके अंदर, देखो बच्चों। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मेरे टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और उसके रिस्पेक्ट में अगर मेरे RH की वैल्यू 30% है, ठीक है, 40% है, 50% है, 60% है, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में जो मेरा विंड वेलोसिटी होगा दैट विल बी 30% के रिस्पेक्ट में 0.3 मीटर पर सेकेंड होगा, 40% के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड होगा, 50% के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड होगा, और 60% के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार एग्जाम में कि 40% के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो आप एक ट्रिक से याद कर लो, देखो सिंपल सी ट्रिक है, जो हमारी जब RH है वो बढ़ती जा रही है, जब मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, तो नो डाउट जो मेरा विंड वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। चाहे आप इस वाले में देख लें, चाहे आप इस टेम्परेचर में देख लें। देखो यहाँ पे टेम्परेचर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, RH मेरी इंक्रीज़ हो रही थी, तो यहाँ पर जो मेरा विंड वेलोसिटी था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई अगर 60% है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट शुड बी 0.3 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरा यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और RH 50% है तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा, इस वाले लेक्चर में कंफर्ट कंडीशंस के बारे में देखा अपन ने, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो अपने पर्सनल फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस थी उसके बारे में स्टडी किया अपन ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोक्लाइमेटिक चार्ट के बारे में, क्या होता है, कहाँ का काम आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।